रास्ता है नहीं, एक यही रास्ता है और ये रास्ता आखिर में जाके देश को एक गौरवशील देश बनाएगा। मैं तो कहता हूँ कि इट इज़ बीन अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस द नेशन टुडे कि सच ए पर्सन लेड द फाउंडेशन of the Chief of Defence Staff's office and the position so that now we can build on it and we will build on it a great strong इमारत। चिता पर लकड़ियां अब रखी जा रही हैं जिसके बाद अब मुखाग्नि दी जाएगी। ये दुखद पल ज़रूर है लेकिन हम उस विरासत के हर एक पल को संजो कर इस समय उस पर बात करना चाहते हैं क्योंकि जनरल बिपिन रावत भी यही चाहते कि उनकी जो बातें थी, उनकी जो योजनाएं थी, उनके जो सपने थे, उनका जो लक्ष्य था वो देश याद रखे, उस पर अमल करता रहे। जनरल सहाय, हमने युद्ध की जो कहानियां ही पढ़ी हैं, काश की वर्दी मिलती और युद्ध पर जाने का मौका मिलता देश के लिए, लेकिन उन कहानियों में भी हमने ये पढ़ा कि कैसे जब एक अफसर जो लीड कर रहा होता है एक टुकड़ी को, वो वीर गति को प्राप्त होता है, गिरता है, तो पीछे से दूसरा योद्धा उनकी जगह लेने के लिए उस समय तैयार रहता है। जनरल रावत ने भी अपने इस पूरे कार्यकाल में ऐसी ही पीढ़ी को आगे चमकाने बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। भारतीय सेना की उन परंपराओं को जीवित रखने में अपना पूरा योगदान दिया। लीडर जो है अपने लोगों के कंधे पे रहता है और जो उसके लोग हैं वो उसके सर पे रहते हैं। भावुक पल और उस जगह की हम तस्वीरें और उस जगह की आवाज आपको सुनाते हैं जहां पर उनकी बड़ी बेटी इस समय मुखाग्नि दे रही हैं। माता और पिता को एक साथ गंवाया है दो बच्चियों ने और वो दोनों अब आपको इस समय नजर आएंगी। पिता जनरल बिपिन रावत देश के लिए सेनापति रहे, देश के लिए जनरल रहे, लेकिन इनके लिए पिता, इनके लिए सब कुछ, इनके लिए एक मिसाल जो इनको रास्ता दिखाते रहा है हमेशा जीवन में, उसी मार्ग पर आगे चलना है। भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर मुखाग्नि से पहले परिक्रमा कर रही हैं उनकी बड़ी बेटी। और ये 17 तोपों की सलामी 2233 रेजिमेंट, सर्वोच्च सैन्य सम्मान किसी सेनानी के लिए। दोनों बिटियाएं कृतिका और तारिणी मुखाग्नि दे रही हैं अपने पिता और माता जनरल बिपिन रावत और श्रीमती मधुलिका रावत को। पंचतत्व में विलीन परम वीर योद्धा जनरल बिपिन रावत। एक योद्धा का दुनिया से जाना शौर्य का भी उतना ही बड़ा पल होता है जितना कि शोक का। शोक और शौर्य के बीच का ये पल हमेशा हमेशा के लिए देशवासियों को याद रह जाएगा। 17 तोपों की सलामी और दूसरी ओर उनकी बेटियां जो मुखाग्नि दे रही हैं अपनी माता और अपने पिता। एक बड़ा प्रयास जनरल बिपिन रावत का निरंतर रहा तीनों सेनाओं को एकीकृत कर, इंटीग्रेट कर थिएटर कमांड को स्थापित किया जाए। उस प्रयास में खासा आगे बढ़ भी गए थे और हमें जो जानकारी उनसे मिलती थी, उनकी टीम से, उनके स्टाफ से, उनका प्रयास यही था 15 अगस्त को अगर हरी झंडी मिल जाती
तो अभी से शुरू कर देते। 26 जनवरी तक वो करना चाहते थे, उसको आगे बढ़ा देना चाहते थे। अब उनको उम्मीद थी कि अप्रैल तक एयर डिफेंस कमांड को बना दिया जाए और फिर मैरिटाइम कमांड को बनाया जाए। उसके अनुभव से सीख के ईस्टर्न कमांड, इंटीग्रेटेड कमांड और वेस्टर्न कमांड, 2 कमांड जब स्थापित हो जाए तब नॉर्दर्न कमांड को, क्योंकि नॉर्दर्न कमांड 2 प्रतिद्वंदियों से एक साथ जूझ रही है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। और विस्तार से उनसे बात भी हुई थी इस पूरे रोड मैप पर। लेकिन अब इस यज्ञ को आगे कौन बढ़ाएगा और क्या उसी तत्परता से बढ़ा पाएगा, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी की, श्वेता, एक बहुत अहम भूमिका रही थी इस इंटीग्रेशन की ड्राइव को आगे ले जाने में। उनकी सीनियरिटी की बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग 4-स्टार जनरल थे। 2016 में बने थे थल सेना अध्यक्ष, 2020 में बने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी उनका टेन्योर 1 साल का और बाकी था, तो उनके पास समय था। क्या अगला व्यक्ति इसे उसी तत्परता से आगे बढ़ा पाएगा? ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय सेना में नेतृत्व की कमी कभी नहीं रहती है, लेकिन इस व्यक्तित्व की कमी शायद हमेशा रहेगी। उस पद को तो संभाल लिया जाएगा, लेकिन ये सबसे कठिन पल किसी भी परिजन के लिए मुखाग्नि देना होता है, क्योंकि वो अंतिम विदाई होती है। जिन यादों को के कोनों को पकड़कर आप सोचते हैं कि कुछ हिस्सा तो मेरे पास रह जाएगा, उन सबको एक साथ आप यहां पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। मुखाग्नि का ये पल एक बेटी के लिए कितना भारी होगा, उसे महसूस कीजिए। जिस यज्ञ की भी बात आप कर रहे हैं गौरव, अटल जी की पंक्तियों में आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, ये याद रहेगा इसमें, क्योंकि ये यज्ञ आगे बढ़ते जाएगा। इसमें सब अपना योगदान देकर आगे बढ़ते रहेंगे। अंतिम संस्कार जनरल बिपिन रावत का, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का, वहां पर मौजूद तमाम लोग जो समझ रहे हैं कि यही अब अंतिम वेला है। लेकिन जैसा कि हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, उन सारी बातों को, उस विरासत को, उस योजना को जिस पर काम कर रहे थे जनरल रावत, उन सारी चीज़ों को याद रखना होगा। आज की श्रद्धांजलि तो व्यवहारिक श्रद्धांजलि है, लेकिन जो श्रद्धांजलि हमेशा हमेशा के लिए दी जाएगी, वो श्रद्धांजलि है उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए उसे संजोना, उसे संभालना। दूर से भी लोगों को शायद वो लपटे ही नजर आए, लेकिन अब पूरी खामोशी के साथ, अभी तक जो नारे भी सुनाई दे रहे थे, अब खामोशी से, सन्नाटे में लोग उस दुख को, उस वेदना को, उस व्यथा को कुछ देर के लिए जज्ब कर लेना चाहते हैं और गर्व के उन पलों को बार बार अपने मन मस्तिष्क में दोहराना चाहते हैं, जिन पलों को ये योद्धा हमारे पास छोड़ कर गया है। जनरल सहाय, अभी तो इतने लोग आसपास हैं, अभी तो पूरा विस्तृत सैन्य परिवार आसपास है, लेकिन वो अकेलापन तो इसके बाद वो दर्द देगा जब अनुभूति होगी कि नहीं लौटेंगे जनरल रावत, मधुलिका रावत या जो और हमारे वीर इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। क्या सैन्य परिवार कब तक साथ हाथ थामेगा? जनरल सहाय। गौरव, आप भी एक ब्रिगेडियर के बेटे हैं। फौज में एक बारी आपने पैदाइश कर ली, नौकरी कर ली, आप चाहे फौज को छोड़ के चले जाओ, फौज आपको नहीं छोड़ती। ये दोनों बच्चियां हैं, 511 GR की बच्चियां हैं। अगर आपने देखा है, सारे ट्रुप्स 511 GR के हैं। वो उनके पिता की अर्थी जल रही है, वो पिता की अर्थी जल रही है, तो बच्चे हैं ना। 511 GR इन लड़कियों को संभाल के रखेगा। आप मेरे आज से 20 साल बाद पूछिएगा, वो लड़कियों को ये परिवार 511 GR पलटन की परिवार संभाल के रखेगा। वो तो एक बात हुई। और दूसरी बात हुई, फौज कभी नहीं भूलती है। फौज अपने बच्चों को संभाल के रखती है, चाहे हम रहें या ना रहें। ब्रिगेडियर लीडर हैं, उनकी वाइफ हैं, उनकी डॉटर हैं,
सबको संभाल के फौज रखती है और सबको संभाल के फौज आगे चलती है। एक बारी हम एकजुट हो जाते हैं, हम एक दूसरे को डिवोर्स नहीं करते, फैमिली डिवोर्स नहीं होती, फैमिली रादर इकट्ठी हो जाती है। देयर इज नो डाउट, दोनों लड़कियां हैं, दुख तो उनको सबसे ज्यादा होगा, अकेलापन होगा, परंतु सब हम लोगों के सबके कंधे जो हैं उनको संवारेंगे, कोई नहीं छोड़ के किसी को जाएगा। दे कैन नेवर बी आइसोलेटेड टुडे, टुमारो और डे आफ्टर, वी विल ऑलवेज बी विद देम, चाहे उस रेजिमेंट के हों या ना हों। एक बारी हरी वर्दी पहन लिए तब आप एक फैमिली के हो गए, चाहे किसी भी रेजिमेंट के हो, चाहे गुरखा के हो, डोगरा के हो, किसी के भी हैं, तो एक फौज के दस्तावेज। नो वन विल लीव देम अलोन, वी विल, एवरीवन विल सपोर्ट देम। हर जो नई पीढ़ी आएगी वो पुरानी पीढ़ी को सपोर्ट करता है। हमारी रेजिमेंट्स में जब हम जाते हैं, अभी रिटायर हो गए हैं, जब जाते हैं तो यंग लोग हमारे पास आके हमसे चीजें पूछते हैं कि कैसा होता था, क्या होता था, क्या नहीं होता था, तो अपना विजडम और एक्सपीरियंसेस उनको देते हैं, जिसके ऊपर छवि खड़ी होती है। जैसे जनरल शंकर प्रसाद ने बोला, वो एक रास्ता दे गए और रास्ते पे खड़ा होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और खड़े होंगे, क्यों नहीं होंगे। ऐसे ऐसे हमारे पास जनरल हैं जिनकी आप गिनती अगर करेंगे तो इट विल बी फ्यू ऑन द लाइन यू विल से माय गॉड, ये क्या कर दिया इन लोगों ने। जनरल रावत से भी आगे निकल गई, बट यस, जनरल रावत फाउंडेशन लेकर के गए। और आखिरी मोमेंट में भी देखिएगा, जनरल रावत देश को कुछ सिखा रहे जी, अपनी बेटियों की श्रद्धांजलि से अपने पेरेंट्स को कुछ सिखा के जा रहे हैं देश को, कि लड़का लड़की सब बराबर है, बच्चे सब बराबर है, जेंडर बायस मत कीजिएगा, जितने लड़के की ओहदा है उतनी लड़की की उससे ज्यादा ओहदा है। ये एक एंड की सबक पूरे देश को देके जा रहे हैं। इट कैन नेवर बी अ बिगर थिंग देन व्हाट जनरल रावत हैज डन। और यही पाठ, यही सीख आज सवेरे भी जब ब्रिगेडियर लिड्डर की बिटिया ने उनको मुखाग्नि दी, वहां भी यही था कि बेटों और बेटियों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व श्वेता समाज का भी है। सैन्य परिवारों को अगर किसी तरह की मदद की आवश्यकता है, कोई भी सरकारी विभाग हो, कोई भी हमारे देश में एक व्यक्ति हो, अगर उन्हें मदद की आवश्यकता है तो सबको आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए। क्या अफसर, क्या जेसीओ, क्या जवानों का परिवार। मुझे लगता है कि आज देश ने उसकी एक बानगी दिखा भी दी है। जब कोई भी व्यक्ति जो कि आपको आज जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में साथ साथ भागता दौड़ता दिख रहा था, कोई परिचित नहीं था उनसे, कोई उनके परिवार का हिस्सा नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि वो सेना में थे। ये सब आम भारतवासी थे जो सारे के सारे अपने देश के एक योद्धा के साथ दौड़ लगा रहे थे। ये सब बता रहे थे कि मन में कितना सम्मान बसता है, मन में कितनी ज्यादा श्रद्धा बसती है हमारे उन वर्दीधारियों के लिए जो अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं देश के लिए। अब देखिए वहां की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, वहां पर आपको जो तमाम गणमान्य व्यक्ति हैं, खासकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो वहां पर आज पहुंचे थे अंतिम संस्कार के लिए, अब एक एक करके सबके वहां से वापस निकलने का क्रम शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कैबिनेट मीटिंग में थे जब इस हेलीकॉप्टर हादसे की खबर आई थी। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग को बीच में ही छोड़ा और उसके बाद से संपर्क में लग गए कि कैसे हादसा हुआ है, क्या हुआ है। उनके जाने की भी बात वहां पर हुई पहले, उसके बाद एक एक चीज़ की उन्होंने व्यवस्था की। जब पार्थिव शरीर लाए गए दिल्ली के पालम टेक्निकल एरिया में, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से रहे। उन्होंने सारी व्यवस्था को देखा। प्रधानमंत्री वहां पर आए तो उनके साथ सबको श्रद्धांजलि दी। आज भी सवेरे से हम तस्वीरों को देख रहे हैं। अब यहां पर अंतिम संस्कार के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां से निकल चुके हैं। हालांकि वहां कानून मंत्री किरण रिजिजू भी पहुंचे, क्योंकि उनका भी जुड़ाव फोर्सेस से काफ़ी लंबे समय से रहा है। चाहे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, वो भी पहुंचे, दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन मुख्य तौर पर सेना के अधिकारियों की मौजूदगी यहां पर थी। बरार स्क्वायर में ये जो
अंतिम संस्कार हुआ है। अब वहां पर जो परिजन हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन रक्षा मंत्री वहां से अब निकल चुके हैं, रवाना हो रहे हैं। ये ऊंची उठती लपटें और उनके बीच ये एहसास कि जनरल बिपिन रावत की चिता के साथ उनकी बातों को नहीं खाक होने देना है, उनकी सिखाई हुई चीज़ों को नहीं खाक होने देना है। उनकी बातें केवल सैनिकों के लिए नहीं रही, वो देशवासियों के लिए रही, और वो तमाम बातें, उनका अनुकरण बहुत आवश्यक है इस देश के लिए। एक यज्ञ जो हो रहा है सशक्त सेनाओं और सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, उस यज्ञ को अब आगे बढ़ाना है। थिएटराइजेशन, इंटीग्रेशन, आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मेजर जनरल विश्वंबर दयाल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। पंचतत्व में जनरल बिपिन रावत तो विलीन हो गए, लेकिन जो उनका दिखाया मार्ग है उसे अभी और प्रशस्त करने की आवश्यकता है। ये एक चुनौती रहेगी इस समय देश के सामने। जनरल दयाल, देखिए, उनकी लीगेसी है और उस लीगेसी को मैं समझता हूं जो हमारी लीडरशिप है वो आगे लेके जाएगी। आखिर ये एक लीगेसी है आर्म्ड फोर्सेस की, वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, और मैं मानता हूं जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत पर्सनैलिटी ड्रिवन है। मिलिट्री लीडरशिप में पर्सनैलिटीज बहुत अहम रखती हैं, उनकी पर्सनैलिटी, डायमेनिज्म, इंडिविजुअल का डायनेमिज्म। लेकिन ये एक रास्ता है और ये इस देश की मजबूरी है कि भाई हमें आत्मनिर्भर होना है। हम इस दुनिया के सबसे वो देश हैं जो 24/7, जो पूरे 365 डेज, जहां 500 किलोमीटर बॉर्डर पर तैनात रहना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कब चाइना हमारे साथ घुसपैठ कर दे या कब पाकिस्तान हमारे यहाँ टेररिस्ट भेज दे। तो जिस सेना को 24/7 दिन में लड़ाई के लिए तैयार रहना है, वो सेना दूसरों के हथियारों पर नहीं निर्भर रह सकती। और जनरल बिपिन रावत इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते थे, और ये मुहिम जो उन्होंने शुरू की है, मैं समझता हूं ये एक रोलर कोस्टर है जो गौरव, जो चलेगा, रुकेगा नहीं। और जो भी कोई उनके इतने बड़े इस ओहदे पर आएगा, जो भी उनका स्थान लेगा, मैं समझता हूं वो इस लीगेसी को बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि ये भारत की एक बहुत बड़ी एक ये हमारा विजन था, ड्रीम था। मतलब बहुत दिन से हम लोग इस चीज को चाह रहे थे। कुछ और लीगेसीज हैं उनकी, देखिए, और मैं समझता हूं उनको भी हम आगे लेके जाएंगे। जहां तक थिएटराइजेशन का सवाल है, एक कंपल्शन है, समझेंगे लोग, भाई इंडिया इज ग्रोइंग और हिंदुस्तान की रीच आज यहाँ नहीं है। 4.5 मिलियन लोग आपके साथ अमेरिका में बैठे हैं, वो इसी मूल बेसिकली आज वो बेसिक सिटीजन हो, लेकिन है तो उनके माँ बाप सब यही तो हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं। दुनिया भर में भारतवासी है। आज हमें नहीं मालूम कब भारतवासी को कब कहाँ खतरा हो सकता है, क्या हो सकता। तो थिएटराइजेशन, स्ट्रैटेजिक फोर्सेस का एक्सपेंशन, नेवल पावर, ये सब हमारी कंपल्शन है और ये हमें पूरी करनी पड़ेगी अगर देश को, हमें अगली इस सेंचुरी में अगर भारत को अपना स्थान लेना है जो उसका ड्यू है। क्योंकि हम लोग इतने, हमारा देश की इतनी कैपेबिलिटी है, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज इतनी कैपेबल है, हम ऐसे कैपेबल नेशन जो है, उसके लिए मैं समझता हूँ, और वो ये समझते थे। मेरा जब भी उनसे 2019 में भी, कल मैं आपको बता रहा था, मेरा इंटरेक्शन हुआ एरो शो में, 1-1.5 घंटा बातें हुई इस पे। और क्योंकि मैं डिफेंस इंडस्ट्री और डिफेंस टेक्नोलॉजी से डील करता हूँ, काफी कुछ चर्चा हुई, और 2021 तक वो काफी इस चीज पर काफी आगे बढ़ गए। जब मेरी अब उनसे इस बार जब बेंगलोर में डिस्कशन हुई, बहुत लर्नर थे, तो इस लीगेसी को आगे लेके जाएंगे। मैं और एक छोटी सी बात आपने जो शुरू की थी गौरव, देखिए सेना एक परिवार है। ये हम कई बार कहते हैं कि भारतीय सेना किस लिए, साहब हम एक परिवार है। ये परिवार सालों साल चलता है। हम जिस यूनिट में, मेरे पिताजी जिस यूनिट में थे, आपके फादर एईसी में थे, आज भी आप उनके बच्चे हो। मेरे फादर एक यूनिट में थे, हम एक ब्रिगेडियर बन गया, एक भाई मेजर जनरल बन गया, लेकिन वो यूनिट आज भी हमें परिवार है। तो जनरल रावत ही नहीं, मैं जितने भी हमारे नायक, हवलदार, लास्ट नायक, गुरुसेवक सिंह, सतपाल सिंह, इन सब की यूनिटों के लिए परिवार हैं और फौज के लिए बच्चे हैं। मतलब हम रिटायर्ड फ्रेटर्निटी इतनी स्ट्रांगली फील करते हैं अपने लोगों के लिए, और ये कोहेसिवनेस जो हमारी है, यही इस देश को, यही इस सेना को। हम देखिए साहब, आप देखिए 1947 से
कोई भी लड़ाई हमने ऐसी नहीं लड़ी जिसमें हम टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हो, वेपन वाइज सुपीरियर हो। हम ह्यूमन वाइज सुपीरियर है, स्पिरिट वाइज सुपीरियर है। और ये स्पिरिट भारतीय सेना में आती है, क्योंकि भारतीय सेना पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती है और बहुत ही एक ऐसे विश्वास पर जिस और जनरल रावत, बिपिन रावत इस चीज का एक नमूना थे साहब। वो एक खानदानी थे, उनके पिताजी भी यही थे, उनके दादाजी भी यही थे, और वो इस चीज को वो ऐसे इसीलिए ओपन हार्टेड थे, इसीलिए बिल्कुल सिंपल थे, इसीलिए बिल्कुल ऑनेस्ट थे, ट्रांसपेरेंट थे। जब आप सेना में अफसर होते हो, ये आपकी बेसिक क्वालिटीज है। जो उनका अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड है 43 इयर्स का, और 5-6 साल से वो इतनी टॉप लीडरशिप से, मतलब चीफ, उसके बाद CDS, उससे पहले आर्मी कमांडर, तो बहुत ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टी उनकी दिखती थी। कैरिड इज ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अपने शोल्डर्स पे, अपनी प्राइड पे। तो ये जो लीगेसी है साहब, ये चलेंगी, और मैं समझता हूं जो भी कोई उनके स्थान पे आएगा वो और भी इस मुहिम को चलेगा। आज भारत के सामने बड़े चैलेंजेस हैं। आज हमारा अनसेटल्ड चाइना एक एग्रेसर नहीं है, चाइना एक एक्सपेंसिव नहीं है, चाइना की बड़ी उम्मीदें हैं साहब, और अगर इस तरह से उसको हम बढ़ने देंगे उसकी उम्मीदों को, तो हमारे पड़ोसी घबरा जाएंगे। छोटे छोटे मुल्क हैं, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा भारत उभर के आज के, वो तो उसका एक टूल है, और तालिबान, अफगानिस्तान, तो ये सब हमारी कंपल्शन है। जो भी आएगा हमारा लीडर, जो भी कोई भारतीय सेना, जो भी कोई सीरियस बनेगा, मैं समझता हूँ, और मैं समझता हूँ सरकार एक अच्छा फैसला लेगी, सीनियोरिटी का ध्यान रखेगी। हमारे पास एक्सपीरियंस आर्मी चीफ हैं जो कि 2 साल से चीफ हैं, और अगर इस चीज को मद्देनजर रखेंगे, ये मुहिम आगे चलेगी, भारत बढ़ेगा, भारतीय सेना बढ़ेगी। आप दुनिया की बेस्ट आर्मी हो, बेस्ट आर्म फोर्सेज हो, और जब आप मॉडर्नाइज हो जाओगे तो मैं नहीं समझता कोई हमारा मुकाबला कर सकता है। और यही हमारी ट्रू लीगेसी होगी, यही हमारी ट्रू श्रद्धांजलि होगी, यही हमारी ट्रू स्पिरिटेड से उस महान आत्मा को, जो कि एक बहुत महान, मैं समझता हूँ, आत्मा थी। और उनके जो कुलीग थे, जो उनके साथ थे, देखिए उनके साथ उनके बॉडीगार्ड थे, उनके साथ उनके कमांडोज थे, कितनी फैमिली की तरह, मतलब एक जो लॉस है, मैं समझता हूं उनको सबको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अपना मनोबल बना के रखें, हम इस घम की घड़ी से जल्दी उभरें, और जो हमारा लक्ष्य है, देखिए साहब, एक बात का ध्यान रखिए, एक प्लाटून कमांडर जब बैटल में, जब प्लाटून कमांडर घायल हो जाता है या गिर जाता है, एक कंपनी कमांडर, तो उसका 2IC वो भी तो एक बैटन उठाता है, उसी टाइम उठाता है। तो ये हमारी खासियत है, ये हमारे अंदर कन में भरा हुआ है हमारे में। हम गम करते हैं लेकिन उसको दुनिया को नहीं दिखाते, हम उसको अंदर रखते हैं और हम उसकी लीगेसी को फॉलो करते हैं। लेकिन गम से भी अंदर लड़ना जानते हैं। सही बात। और इसीलिए ना जनरल दयाल, क्या होता है कि बहुत सारी विभाजनकारी बातें तो कह दी जाती हैं, लेकिन सेना की जो सही परंपरा है वो इन्हीं तस्वीरों में दिखती है कि कैसे कितना भी बड़ा अफसर हो जाए, लेकिन अपने उस्ताद की जो उसके डायरेक्शन से उन्हें कभी छोटा नहीं कर सकता है। अपने उस्ताद की इज्जत करेगा, अगर ये नहीं तय करेगा कि मैं कितना बड़ा अफसर हूं, अगर सूबेदार मेजर सामने हैं तो उनके सामने शीश नवाता ही। आज अगर हम वहां पर श्रद्धा देते हुए सभी अफसरों को देख रहे हैं, उनके परिवारों को देख रहे हैं, तो किसी ने जबरदस्ती नहीं करा, वो मन से वो रिस्पेक्ट निकल रहा है, वो श्रद्धा निकल रही है, वो परिवार का जो स्वरूप होता है सेना का, जो समूचा देश भी इस समय देख रहा है, वो इन्हीं तस्वीरों से निकल कर आता है। बिल्कुल श्वेता, आज हर एक्स सर्विसमैन उसके परिवार के साथ टेलीविजन के सामने बैठा होगा। बहुत परिवारों में की आंखें बहुत आज उसमें होंगी, बहुत लोग गहरे उसमें होंगे। ये एक परिवार है, और यहीं से भारत को देखिए साहब, हमारी देश की जो डेमोक्रेसी है उसको हमसे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, और हमको देश से स्ट्रेंथ मिलती है। मैं कल भी बता रहा था, 1965-71 वॉर में जब ट्रेन जाती थी, जैसे लोग नागरिक निकलते थे, मोटिवेट करते थे, यही तो फितूर है साहब सेना का, यही तो फितूर है, यही हमारी सेंचुरीज है, मैं कहूंगा यही हमारा स्टार्टअप है, यही हमारा मार्टिडम इज आवर स्टार्टअप। हम तो इस प्राइड में रहते हैं साहब कि जब सेना में आए हैं। और एक देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं ये मार्टिडम भी है। हर सैनिक जब अपनी ड्यूटी पे जाता है, उसको नहीं मालूम होता मैं वापस आऊंगा, चाहे वो किसी एम्बुश के लिए जाए, चाहे वो किसी मिलिटेंट को एलिमिनेट करने जाए, चाहे वो फ्रंट पर चाइनीज के एग्रेशन को स्टॉप करने जाए, वो तो बस इतना ही जानता है कि मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूं। जनरल रावत और इनकी टीम भी यही थी कि हम तो अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं। उस ड्यूटी के दौरान इस किस्म का आकस्मिक दुर्घटना, ये फ्रंट पे हो सकती थी, ये लड़ाई में हो सकती थी, ये डेस्टिनी थी, ये इनकी एयर क्रैश में हुई। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, कहा कि हमारा दुश्मन कभी नहीं चाहेगा कि हम मजबूत हो, और जनरल रावत का निरंतर प्रयास था कि भारत
सशक्त बनता रहे। तो जनरल सहाय, जो हमारा अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो भी होंगे हमारे देश में, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी कि भारत का ये जो सशक्तिकरण है इसको तेज निरंतर किया जाए। और जनरल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, नम थी आंखें सभी की जब दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी जनरल रावत को और मधुलिका रावत जी को। जी बिल्कुल गौरव, ना सिर्फ उन लोगों की आंखें नम थी जो अंदर थे, जो लोग बाहर थे। जिस तरीके की भीड़ आज उमड़ी, उसको देख के यही दिख रहा था कि कितना प्यार था लोगों के दिल में जनरल बिपिन रावत के लिए। तस्वीरें दिखाना चाहूंगी आपको, डिग्निटरीज एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकल चुके हैं, राज्यवर्धन राठौड़ अभी कुछ ही समय पहले यहां से निकले हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए हुए थे। तो अब धीरे धीरे करके सभी लोग बरार स्क्वायर जो क्रेमेटोरियम है उससे धीरे धीरे करके अपने घर जाने लग गए हैं। गौरव देखिए, आज की जो रात होगी वो बहुत भारी होगी उन दोनों बेटियों के लिए, क्योंकि जब वो अपने घर लौटेंगी तो उनके आसपास उनके लोग तो होंगे, लेकिन उनके आसपास उनके माँ बाप नहीं होंगे। एक ही दिन में, एक ही पल में उन दोनों बेटियों ने अपने माता और पिता को खो दिया। तो लोगों की आंखें नम आज तक देखकर भी थी। जब हम वो दृश्य दिखा रहे थे, जब बेटियां उठकर गई थी, तो सभी लोग आज बहुत भारी मन से यहाँ से वापस जा रहे हैं। लेकिन आज की रात खास तौर से उस परिवार के लिए बहुत भारी होगी जब वो दोनों बेटियां घर जाएंगी। गौरव, ऐश्वर्या, क्या वहां पर जो लोग थे, जिन लोगों का जमावड़ा था, जिन्हें मालूम था कि अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहर ही रुके रहे, लेकिन क्या वो लोग अभी भी हैं वहां पर? क्या कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो पाई? क्या कह रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे? गम और वेदना या गर्व भी? देखिए श्रोता, मैं आपको बता दूं, मैं जिस जगह खड़ी हूं उससे कम से कम 20 मीटर पहले लोगों को रोक दिया गया था। ये यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, ये सिर्फ मीडिया के लिए एनक्लोजर बनाया गया था। हम मुश्किल से 5 कदम की दूरी पर हैं क्रेमेटोरियम से। यहाँ से डिग्निटरीज निकल रहे हैं, तो लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग गर्व महसूस कर रहे थे। और कहीं ना कहीं हर किसी को लग रहा था कि जैसे उनके परिवार का एक सदस्य आज चला गया। जिस तरीके की भीड़ हमने देखी, कई लोगों ने अंदर आने की थोड़ी कोशिश भी करी, लेकिन मिलिट्री बहुत ज्यादा थी, पुलिस भी बहुत भारी तैनात, बहुत भारी आंकड़ों के अंदर यहाँ पे मौजूद थी। काम उनका यही था कि लोगों को ना अंदर आने दिया जा सके, क्योंकि बहुत बड़े डिग्निटरीज अंदर आए हुए थे। लेकिन लोगों का ये कहना था, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने आज तक को यही बताया कि उन्हें गर्व है और चाहते तो वो यही थे कि अंदर जाके पूरा अंदर जाके जो पूरा क्रियाक्रम था वो देखें, लेकिन प्रोटोकॉल की वजह से अंदर नहीं जा पाए। लेकिन फिर भी जो लोग साथ में दौड़ रहे थे, उनका ये कहना था जब घर जाएंगे तो आज उनको भी घर में जाके लगेगा कि उनका एक सदस्य कम हो गया है। और ये एक बहुत ही एक चीज जिस तरह से हमने देखी श्वेता और जनरल दयाल, कि चाहे लोग जनरल बिपिन रावत से मिले हो या न मिले हो, किसी ना किसी तरह वो प्रभावित थे जनरल दयाल, कि उनको लगता था कि हमने किसी अपने को खो दिया है। उनके इंटरव्यूज देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनके व्यक्तित्व से लोग काफी उनसे अपने आप को निकट समझने लगते थे। बिल्कुल गौरव, बिकॉज वो सिंपल थे, ओपन हार्टेड थे, और जहां भी जाते थे लोगों से खुल के मिलते थे। अभी एक पीछे एक सोशल इवेंट था, जैसे एक था, उसमें लोगों से, उन लोगों ने जिनसे भी मेरी बात हुई, कहते हैं इतने विनम्र, इतने हर किसी से मिलना। और मैं एक बात आपको बताऊंगा कि इसमें जो उनकी वाइफ थी, उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। जितनी वीर नारी उनसे इंटरेक्ट की जब वो चीफ थे, और जितने भी उनके साथ हमारी जो बाकी लेडीज इंटरेक्ट करती हैं, तो उनका मिसेस रावत की जो पर्सनालिटी थी, जो मदरलीनेस था, जो एक सॉफ्ट टच था, उसकी एक बहुत अहमियत थी। गौरव, उसकी बारे में बात नहीं कर रहे। अगर आप वीर नारी से जाके मिले, जो इस दौरान में जो हमारे शहीद हुए हैं, जो मार्टिरडम हमने इस दौरान में जो लड़के शहीद हुए हैं JNK में, या ये अपना चाइनीज पे, उन सब से मिलो, नॉर्थ ईस्ट में उन लेडीज से मिलो, तो आपको पता लगेगा कि दोनों वाइफ हस्बैंड बहुत हम्बल थे, बहुत ह्यूमन थे, और बहुत पर्सनल टच देते थे। और वो जहां भी जाते थे अपना देखिए साहब, इतने पॉलिटिकल लीडर्स, इतने स्टेट्समैन, इतने एम्बेसडर्स, इतने सब आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पर्सनल टच छोड़ा है। तो पर्सनल टच उनका कॉमन मैन से, कॉमन सोल्जर से, बेसिकली हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसे
जैसे सैम मानेकशॉ थे, गोरखास ऑफिसर्स भाषा जब गोरखाली सीखते हैं तो वो बहुत सोल्जरली हो जाते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल भूल जाते हैं, अपने रैंक को भूल जाते हैं, उसमें इतना घुलना मिलना पड़ता है। टू लीड गोरखास यू हैव टू बी ए गोरखा। तो वो एक कहावत है, तो उसमें वो, और फिर एक नेचर था उनका, बहुत अच्छा नेचर था, हर किसी से बात करना, हर किसी से मिलना, तो लोग महसूस करेंगे। बहुत लोग इस चीज का एक बहुत वैक्यूम है, मैं समझता हूँ, जो कि पूरी करनी मुश्किल होती है, लेकिन उनका कैरेक्टर ऐसा था, उनका अपना पर्सोना ऐसा था, उनका डेमिनर ऐसा था, वो वक्त लगता है ऐसा शख्सियत बनने में। तो मैं सोचता हूं कि जो आम लोग थे, जहां भी वो जाते थे, उनसे मिलते थे, एक्स सर्विसमैन से मिलते थे, जिनसे वो टच मारते थे, वो फिर लोग उनके उन पे फिदा हो जाते थे। और एक और बात थी उनकी, कोई बात जो बोलते थे बेटर ऑफ फैक्ट, जिस चीज को मिशन समझते थे, जिस चीज को सोचते थे ये होना चाहिए, फिर वो उसमें रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे और ज्यादा किसी के क्रिटिसिज्म से बॉदर्ड नहीं थे। मतलब कि भाई कौन क्या बोलेगा, क्या कहेगा, उनको ठीक लगता था, वो उस पर राय लेते थे। जब वो एक राय बना लेते थे अपने कुलीग से, अपने आर्मी कमांडर्स के थ्रू, जैसे जब चीफ थे, जब एक कंसेंसस डेवलप कर लेते, उसके बाद वो होल हार्टेड जाते थे। उसके बाद आप चाहे मीडिया में कोई कुछ कहे, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज कहे, चाहे कोई कुछ कहता रहे, वो इस चीज की चिंता नहीं करते थे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ऑनेस्ट थे, ट्रांसपेरेंट थे, तो फिर वो हिचकते नहीं थे, फिर वो अपने मिशन को कंप्लीट करते थे। बहुत कम लीडर्स जब मिशन ओरिएंटेड होते हैं ना, तो उनको फिर ये सब अपने आप मिलता है। जैसे सैम मानेकशॉ को लोग आज भी याद करते हैं, अर्जुन सिंह जी को आज भी याद करते हैं। उनकी प्रवृत्ति ये थी कि सुनो सबकी लेकिन करो मन की। वो सबका विचार सुन लेते थे, लेकिन जो उनको सही लगता था वही वो करते थे। और जो करेज ऑफ कन्विक्शन उनमें था, जनरल भट्ट जैसे पूर्व डीजीएमओ और पूर्व 15 कोर कमांडर, उनकी ये राय है कि डोकलाम का निर्णय बहुत कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने लिया और निभाया और चीन को पीछे हटना पड़ा। जलदयाल, देखिए, बिल्कुल करेज ऑफ कन्विक्शन, और जैसे मैंने बोला गौरव, मिशन ओरिएंटेशन, वो एक बार अपने मिशन को, ये मिशन था डोकलाम, एक हमारे लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट ही नहीं थी, एक स्ट्रेटेजिक लैप्स था। अगर साहब आप डोकलाम पे कार्रवाई नहीं करते तो इमेजिन करो, मतलब चाइनीज ने कितना स्ट्रेटेजिक मूव किया था। और आपको नहीं, आप उसी टाइम पे भूटान वीक पड़ जाता, और भी वीक पड़ जाता। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था और उसको फिर मैन्यूवर किया उन्होंने। और सब देखिए आप, ये पूरा का पूरा जो हमारा स्टैंड ऑफ है चाइना के साथ, जैसे रिसोर्सेज मोबिलाइज की हैं, जैसे हमने डिप्लॉय किया अपने आप को, जैसे शॉर्ट पीरियड में अपना विंटर क्लोथिंग प्रिपेयर किया सोल्जर्स को, पीक ऑफ द विंटर्स में हम कैलाश रेंज पर तैनात रहे। मैं समझता हूँ वो पूरा सी थ्रू, जैसे पूरा प्लान, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो सबकी सुनते थे, डिसीजन मेकिंग में भी सबका ओपिनियन लेते थे। और जब एक डिसीजन आ जाता था, चाहे वो कलेक्टिव हो, चाहे उनका अपना हो, उसके बाद उसको वो बहुत रिलेंटलेसली और बहुत ही एक मिशन की तरह परस्यू करते थे। और बहुत टायरलेस थे, ये वो टायरलेस वर्कर, बहुत मेहनती थे। ये बात तो सही है, उनको हमेशा हम ऐसे ही देखते थे जब किसी बहुत ही अहम काम में वो लगे हों। ऐसी उनकी क्या व्यक्तित्व, ऊर्जा से भरपूर हमेशा, न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि वायुसेना, नौसेना, सबको अभी लीड कर रहे थे, क्योंकि सीडीएस थे। ऐसे में विंग कमांडर जया तारे, कैसे याद करेंगी आप, कैसे याद रखेंगी उनकी विरासत को? जी, मैं पालम में पोस्टेड रही हूँ और मैं पूरी तरीके से इस सीन को समझ सकती हूँ, क्योंकि 2-3 बार मुझे भी जाने का मौका मिला और अपने सैनिकों को नमन करने का मौका मिला। ये बहुत ही कठिन समय है पूरे देश के लिए, बट जैसे कहते हैं कि आंखें नम हैं, दिल में गम है, फिर भी सर गर्व से ऊंचा है। और यही विशेषता है हमारे आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की, कि हम एक परिवार की तरह रहते हैं, एक परिवार के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारे सैन्य नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोग यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं। और यही चीज हमारे देश को बहुत महान बनाती है कि हम डिफिकल्ट टाइम में एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। बहुत ही पावरफुल पिक्चर्स जो सामने आ रही हैं वो हैं, उनकी बेटियों ने उनको खाग्नि दी,
ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, ये प्रोजेक्ट करने के लिए कि हम उस रिग्रेसिव सोच से निकल के बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आगे यही बेटियां इस देश को बहुत आगे तक लेके जाने वाली हैं। दूसरी चीज, अब हमारे लीडरशिप का ये दायित्व है कि जनरल रावत जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने थॉट्स को जिन प्लान्स में ऑलरेडी डाला था, अब उसको आगे लेके जाने का टाइम है। और अपने इनोवेशन के साथ में सैन्य अपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए जो भी उन्होंने किया है, उन सारे प्लान्स को हकीकत में लाने का ये हमारा अब टाइम है। विंग कमांडर अभिषेक मतिमान, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे देश में हर कोई परिचय हो न हो फिर भी खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता था, आज उनकी वो अंतिम यात्रा जहां पर लोग उनके सम्मान में दौड़ पड़े, उनके साथ उनके पीछे पीछे सैन्य अधिकारी, तो वहां पर पहुंचते ही सीडीएस का अंतिम संस्कार था, लेकिन देश कैसे उमड़ा आज सड़कों पर, देखकर क्या मन में भाव आ रहे हैं आपके? देखिए, मेरे हिसाब से और आज तक मैंने अपने करियर में या कहना चाहूंगा कि अपने लाइफ टाइम में इस तरह का अभूतपूर्व नजारा नहीं देखा था, जिसमें सेना के कोई जनरल और उनकी अंतिम यात्रा में इस तरह से देश की जनता उमड़ पड़ी हो और इतनी भावपूर्ण विदाई उनको दी गई हो। मैं जनरल रावत से उनके कोर्समेट्स या उनके सहभागियों की तरह बहुत लंबे समय तक तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, 2 बार मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। एक बार डिफेंस एक्सपो में हुई थी और अंतिम मुलाकात मेरी उनसे जब हुई थी तो एरो इंडिया 2021 में हुई थी। और दोनों ही बार, एक बार पहली बार जब मिला तो मैंने उनसे खुद को इंट्रोड्यूस कराया था और मैं खुद आश्चर्यचकित था कि इतने महीनों के बाद और सिर्फ दूसरी बार मिलते हुए जिस तरह गर्मजोशी से वो मुझे मिले और उनको यहाँ तक कि मेरा नाम तक याद था, तो मैं खुद आश्चर्यचकित था। तो एक कमांडर जो अपने से जूनियर और अपने नीचे के अधिकारियों को या जवानों को इस तरह से याद रखता हो या इतना अपने मानस पटल पर उनकी छवि को इतने लंबे समय तक रखता हो, आप समझ सकते हैं कि वो उनकी असल में चिंता कितनी करता हो। तो मैं जनरल रावत को एक पीपल्स चीफ मानता हूँ। आज तक दशकों में इस तरह के, चाहे एज आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दोनों ही तरह से ही वॉज अ पीपल्स चीफ। ये टर्म मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ना सिर्फ सशस्त्र सेनाओं के अंदर अधिकारियों और जवानों के अंदर, बल्कि इवन सिविलियंस के अंदर, बाहर, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारा राजनीतिक नेतृत्व हो या हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, उन्होंने अपने व्यक्तित्व और उनका अनूठा बर्ताव था हर एक के साथ, उनकी जो डीलिंग्स थी हर एक के साथ, उन्होंने ऐसा इंप्रेशन छोड़ा है हर एक पर कि सब उनको आने वाले वक्त में लंबे लंबे समय तक याद करेंगे। क्योंकि वो एक सशक्त देश की बात करते थे लगातार, देश को कैसे मजबूत किया जाए, आत्मनिर्भर कैसे किया जाए। और उसी की बात जनरल दयाल, जब हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अपनी टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हो, इस पर वो काफी जोर दे रहे थे। लेकिन क्या इस मुहिम में सेटबैक लगेगा? क्योंकि कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी में तो समय लगेगा, विदेश से खरीदो और काम करते रहो। देखिए गौरव, समय लगेगा क्योंकि R&D जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज की R&D एक बहुत ही टेक्निकल इशू है, एक बहुत हाई। मैंने उनको भी जब 2019 में मैं मिला था तो उन्होंने बोला जब हम TOT लेते हैं तो हम उसके बाद, जैसे हमने बोफोर्स की TOT ली, हमने कभी बोफोर्स नहीं बनाई, हमने T90 T72 वगैरह के एमिनिशन की TOTs ली, बहुत TOTs ली, जैसे हमने एक TOTs ली लेकिन उसको फुली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। उसका एक बहुत बेसिक कॉज था। एक तो देखिए फॉरेन कंट्रीज में कुछ भी कहो, वो R&D उनकी इतनी हाई लेवल की होती है और वो जो की टेक्नोलॉजी है उसमें फिर वो बदमाशियां करते हैं, तो वो पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कहीं ना कहीं कोई लकूना छोड़ देते हैं। और क्योंकि हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में वो कैपेबल लोग नहीं थे जो आपके बेंगलोर में बैठे हैं, जो आपके टाटास के साथ बैठे हैं, जो आपके रिलायंस में है। मतलब हमारी जो एनरोलमेंट है वो उस लेवल की नहीं है।
उनके यहाँ जैसे सोवियत यूनियन की, रशिया की अगर मैं बात करूं, जहां मेरा पूरा वो है, तो उनके यहाँ जो टॉप एचलॉन था वो जाता था ना डिफेंस इंडस्ट्री में, उनके टॉप यूथ था वो उसको डिफेंस इंडस्ट्री में भेजते थे वो। तो वो जब तक कल्चर नहीं आएगा, और वो कल्चर अब आ रहा है, तो मैं नहीं सोचता ये तो अब इंडस्ट्री में जा चुका ना। लेकिन यही तो प्रयास कर रहे थे वो, यही तो निरंतर उनका प्रयास था कि आईआईटी के इंजीनियर्स सामने आए और डिफेंस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बने। विंग कमांडर जया तारे, इंडियन एयरफोर्स के जो बेस्ट पायलट्स हैं, वो और आईआईटी एक साथ बैठे और फिर टेक्नोलॉजी बनाए जो देश में ही रेवोल्यूशनलाइज करे और उसको डीआरडीओ अपने लैब्स खोले। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रयास था, बहुत विस्तृत सोच थी ये। विंग कमांडर तारे जी, मैं इसके बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रोसेस तब शुरू हो जाता है जब वो एक थॉट में आ जाता है। तो ये थॉट प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मे बी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सामने आने में या इसको फलीभूत होने में, बट ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है। और एक चीज अगर और हम कहते हैं कि अब सीडीएस जो भी नेक्स्ट बनेंगे वो उस चीज को आगे लेके जाएंगे। हम कहते हैं कि किसी के भी चेयर खाली करने से सिस्टम नहीं रुकना चाहिए, द सिस्टम शुड वर्क। एंड ये सभी जगह सच बात होती है कि जब कोई एक चला जाता है तो जो उसके पीछे सक्सेसेस आ रहे हैं वो उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी प्लान में चीजें आ चुकी हैं, और हमारी आगे की लीडरशिप जो भी नेक्स्ट सीडीएस बनेंगे वो डेफिनेटली इसको आगे लेके जाने वाले हैं। हमारा देश काफी चीजों में ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुका है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो R&D पे ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। सबसे मुश्किल काम होता है कि कोई भी चीज शुरू करना, जब वो एक प्रोसेस में आ जाती है जी, उसके बाद उसको आगे बढ़ाना उतना मुश्किल नहीं होता है। और सेना के तीनों अंगों के लिए ये काम चल रहा है, खासकर वायुसेना के लिए भी हम जिस तरीके के उपकरणों के अर्जित होने को देखते हैं या फिर जिस आधुनिकीकरण को देखते हैं, विंग कमांडर मतिमान। हाँ जी, हाँ। मैं कह रही हूँ जिस प्रक्रिया की शुरुआत की बात विंग कमांडर तारे ने कही है, वो प्रक्रिया वाकई शुरू हुई है। और चूंकि जनरल रावत के प्राथमिकताओं में ऐसा नहीं है कि एक कोई चीज थी, तीनों अंगों को लेकर वो उसी तरीके से आगे बढ़ रहे थे। एयरफोर्स के हिसाब से भी काफी आगे बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। देखिए, सही मायनों में जो प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत वाला जो सपना था, उसको सशस्त्र सेनाओं में उसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के टॉर्च बियरर या जिसमें अग्रणी भूमिका जनरल बिपिन रावत ही निभा रहे थे। चाहे वो थल सेना की बात करें, चाहे नौसेना की या भारतीय वायुसेना की, जिसमें तेजस विमान के जो ऑर्डर्स रिसेंट टाइम्स में हमने HAL के सामने भारतीय वायुसेना ने रखे, ये सब। उसके अलावा देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स के बारे में जो कार्यवाही हुई, ही वाज अ रिवोल्यूशनरी लीडर। बेसिकली ही उन्होंने बहुत इस तरह के सिस्टमिक चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया। देखिए, एक चीज ठीक ठाक से चल रही है और सदी और डेकेड से चलती आ रही है, उसको आगे बढ़ाना एक बात होती है, लेकिन किसी भी चेंज को इंट्रोड्यूस करना और वहां से उस चेंज को ये इंश्योर करना कि वो चेंज जो है वो सही राह पर आगे लेके जाए और आने वाली जनरेशंस उस चेंज पर आगे बढ़कर देश को एक दूसरे ही ऊंचे पायदान पर पहुंचा दे, ये सबसे बड़ी बात होती है। जिस तरह की लेगेसी जनरल रावत छोड़कर जा रहे हैं, उसमें डेफिनेटली सशस्त्र सेनाओं में कभी किसी कमांड के बीच में गैप नहीं होता। जब एक कमांडर जाता है तो उसका गैप फिल करने के लिए पहले से वहां लोग मौजूद होते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें इसमें कोई हतोत्साहित होने वाली बात नहीं है कि जनरल रावत नहीं रहे, बल्कि वो अब हमारे प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, जो राह वो दिखा कर गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले जो भी नए जनरल्स होंगे जो उनकी कुर्सी संभालेंगे या अन्य ऐसे जो सिग्निफिकेंट पदों पर तैनात होंगे, वो इक्वली वेल, बल्कि उनके दिखाए हुए फ्रेमवर्क, उनके एस्टैब्लिश किए हुए फ्रेमवर्क पर आगे चलकर और भी एक्सेलरेटेड ग्रोथ को इंश्योर करेंगे, जिससे जो हमारी प्रेजेंट शक्ति है, हम देखते आ रहे हैं। एक तो जनरल रावत, आपने गौर किया हो तो हमेशा बहुत ही बेबाक किस्म के थे, स्पष्टवादी जनरल रहे।
ये भी एक बड़ा कारण था उनका इवन आम जनता में लोकप्रिय होने का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इतना सरप्राइज्ड होता था कभी कभी कि सिर्फ मेरे फौजी कोर्समेट्स नहीं बल्कि मैं अपने सिविलियन फ्रेंड्स से भी, जो मेरे पुराने समय के स्कूल के क्लासमेट से कभी बात करता था, तो उनको भी पहले के मुकाबले इस बार मैंने ज्यादा देखा कि हर कोई जानता था कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। जनरल रावत के बारे में लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ नया और कुछ पॉजिटिव कहने को होता था। तो उस लिहाज से उनका जो व्यक्तित्व था एक बहुत ही अलग किस्म का व्यक्तित्व था। इसीलिए पहले भी मैंने बोला कि वो एक पीपल्स चीफ थे और उनकी छोड़ी लेगेसी को डेफिनेटली आगे ले चलने से हम हमारी सशस्त्र सेनाएं आने वाले एक दशक में बहुत ही बेहतर स्थिति में होंगी, इसमें मुझे कोई शक नजर नहीं आता। एक और अच्छी चीज जो उन्होंने अपने समय में एस्टैब्लिश करी वो था राजनीतिक नेतृत्व के साथ तारतम्य, सेनाओं का तारतम्य। उनको क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व का विश्वास प्राप्त था, इस वजह से आपने देखा हो कि हाल ही के पिछले करीब 1.5 साल से जो मुश्किल वक्त हमारी सशस्त्र सेनाएं दोनों ही फ्रंट्स पर झेल रही थी, उसमें चाहे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स हो या मेजर डिसीजन मेकिंग हो या डिप्लॉयमेंट्स हो, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो गई थी। ये भी एक उनकी खासियत थी और इन सभी खासियतों को, इन सभी बातों को, इन सभी अच्छी चीज़ों को हम सब याद रखें, उस विरासत को आगे बढ़ाया जाए, उन संस्कारों को आगे बढ़ाया जाए, उन्हें जज्ब किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश के सर्वोच्च सेनापति को आज अंतिम विदाई दी गई है, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।